ऑलमोस्ट 10 साल। ये 10 साल अरसा है जो कि इस शेप को आए हुए हो गया है दुनिया में। ये गाड़ी एक्चुअली, ये मॉडल, ये शेप ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है, बिकॉज 2014 में ग्लोबली सिटी की ये शेप जो सी थी ये आ गई थी, वेयरएज पाकिस्तान में इसको आए हुए समझ लें जुमा 8 दिन वाली बात है। और रीज़न जो उसकी मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे समझ आती है, वो ये है कि अगर लेटेस्ट जनरेशन आती तो बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड व्हाट नॉट एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, गाड़ी बहुत महंगी हो जाती पाकिस्तान में। लेकिन स्टिल अलमिया ये है कि अनफॉर्चुनेटली एक पुरानी जनरेशन लॉन्च करने के बावजूद जो पाकिस्तान में ऑटो मेकर्स कर रहे हैं अवाम के साथ, कंज्यूमर के साथ, वो क्या कर रहे हैं, छोटा सा उसका आपको एक डेमो देता हूँ। लेट्स से आपकी कोई कार कंपनी है, आपने गाड़ी लॉन्च की और आपकी गाड़ी की प्राइस देखकर मुझे चढ़ गया गुस्सा और मैंने कहा कि हाउ डेयर यू, आपने इतनी ज्यादा कीमत रखी है अपनी गाड़ी की, मैं भी बढ़ाऊंगा। तो इसी बढ़ाने के चक्कर में अब जो इसकी प्राइस होगी, वैसे एब्सोल्युटली पॉइंटलेस था कि ये एक पुरानी जनरेशन लॉन्च की और जिधर ऑलरेडी 50 लाख 60 लाख ऑलमोस्ट इसी प्राइस की है गाड़ी। बाय द वे आज की डेट में अगर आप महीना बाद देख रहे हैं तो पता नहीं कितने करोड़ की बात हो रही होगी। तो खैर कहना मैं चाह रहा था कि जब इस प्राइस रेंज में आप आ चुके हैं तो फिर 60 लाख वाली गाड़ी अगर 65 की हो गई होती, लेटेस्ट जनरेशन होती, तो कितना फर्क पड़ जाना था इससे। इसका जो एक्सपेंसिव वेरिएंट है इससे 1.5 एस्पायर सीवीटी, उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। ये गाड़ी 1.2 सीवीटी है, 1.2 इसका बेस मॉडल होता है और ये 2 ट्रांसमिशन में आता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। गाड़ी का जो फ्रंट है ये एक्चुअली फेसलिफ्टेड सिटी है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल गाड़ी जो 2014 में लॉन्च हुई थी। इसके फ्रंट के ऊपर ये जो आपको क्रोम की ग्रिल हेडलाइट के अंदर इसकी गार्निश कंटिन्यू होती नजर आ रही है, मोर लाइक सिविक से इंस्पायर्ड है। और ग्रिल जोन सी है इसकी, वो भी एक हनीकॉम टाइप डिजाइन है। और इंटरेस्टिंगली इसके अंदर आपको फ्रंट के ऊपर प्लास्टिक की नंबर प्लेट गार्निश फैक्ट्री से लगी लगाई मिलती है। सो मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद ये भी शायद मिलना बंद हो जाएगी। तो अगर आपको ये गार्निश चाहिए तो अभी की अभी गाड़ी ले लें जाके। बीइंग अ बेस मॉडल, फॉग लाइट्स इसके अंदर आपको नहीं मिलती। डीआरएल गाड़ी के अंदर अब स्टैंडर्ड हो चुके हैं, पहले होता था अच्छी गाड़ियों में, एक्सक्लूसिव गाड़ी में आते थे, अब ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आना शुरू हो गया। एंड इफ यू आस्क मी तो वैसे डीआरएल्स का मजा ना थोड़ा खत्म सा होता जा रहा है। मतलब यार हर गाड़ी में ही छोटी हो बड़ी हो डीआरएल इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। आप सोच रहे होंगे कि यार ये शेप जौन सी है, होंडा ग्रेस जो जेडीएम आती थी हाइब्रिड, ये एग्जैक्टली वही शेप है। लेकिन ये गाड़ी इतनी ऑड क्यों लगती है अगर उससे कंपैरिजन करें तो? वो ऑड लगने की वजह ये है कि इस गाड़ी को बॉडी बिल्डर बन के उन्होंने अच्छा खासा ऊपर को उठा दिया है। एडेड विद द फैक्ट कि इसके अंदर आपको जो टायर्स मिलते हैं वो भी पिछली जनरेशन से कैरी ओवर है और काफ़ी छोटा साइज है, 175 बाय 65 R15 साइज है। फर्क ये है कि आपको बेस मॉडल में और 1.5 नॉन एस्पायर सिटी के अंदर स्टील के रिम्स मिलते हैं और उस पर प्लास्टिक के व्हील कैप्स मिलते हैं, वेयर एज एस्पायर के अंदर आपको एग्जैक्टली सेम टायर साइज के साथ एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और दूसरा एक और फर्क जो आप सोचेंगे कि यार शेप वंस अगेन ग्रेस वाली है लेकिन गाड़ी पीछे से भी और लगती है, उसकी वजह एक तो ये है कि इमीडिएट बैक से गाड़ी चूंकि रेज्ड है बहुत ज़्यादा, तो प्रोपोर्शन वाइज जाती डिफरेंट लगती है। सेकेंडली गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं, आपको ग्रेस के अंदर जो लाइट्स मिलती थी वो एलईडी लाइट्स मिलती थी, वेयर इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड हेलोजन लाइट्स मिलती हैं जो कि ऑफ कोर्स एलईडी लाइट जितनी अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर आपने गाड़ी की डिग्गी खोलनी है तो यहाँ पे कोई बटन नहीं है, कोई की स्लॉट नहीं है। आपको आगे से जाके डिग्गी का जो सीट के साथ लीवर है या वहां से खोलनी पड़ेगी या आपको चाबी से खोलनी पड़ेगी। अच्छा, इस गाड़ी की जो डिग्गी है, जो इसका ट्रंक है, वो इसकी कैटेगरी और साइज के हिसाब से वैसे बहुत इंप्रेसिव है, काफ़ी डीप है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो लेंथ में इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल लगेज स्पेस आप इसके अंदर स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील भी दिया जाता है। इसके अंदर वो अजीब वाली स्टूपिड नॉनसेंस नहीं है कि गाड़ी के अंदर जी स्पेयर व्हील नहीं आता और किट मिलती है। और बीइंग अ 1.2 सिटी, अगर आप लोग सुनना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इस गाड़ी की ड्राइव कैसी है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है, लेकिन मैं शाहील को कहता हूँ कि वो आपको एक्सपीरियंस दे फर्स्ट हैंड। शाहील।
अच्छा, वैसे जो इंजन की साउंड है वो तो बड़ी वैसे म्यूटेड सी है। और एक चीज़ जो आगे जाके मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि इस गाड़ी की जो साउंड इंसुलेशन है कैबिन के अंदर वो बहुत वीक है। इसी तरह एज अ ड्राइवर जो सीटिंग पोजीशन है, आई कैन इजीली एडजस्ट दी हाइट। तो ये एक अच्छा एडिशन है इस गाड़ी में कि अब आपको बेस वेरिएंट में भी हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी जा रही है सिर्फ ड्राइवर के लिए। और जो दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि इसमें आपको ये सॉफ्ट टच ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं कि आप अगर इसको एक बार हल्का सा टच करते हैं तो ये 3 दफ़ा ब्लिंक होते हैं और उसके बाद खुद ही बंद हो जाते हैं। तो ये लेन चेंज जब आपने करनी हो तो उसके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। मेरे सामने अभी वैसे तो एक ज़रा खुली सड़क है, तो मैंने फुल पाँव दिया है अभी। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि गाड़ी कब रिस्पॉन्ड मुझे करेगी। बहुत अंडरवेलमिंग है इसका जो इंजन है। 1.2 लीटर और तकरीबन 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और रफली 110-112 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो जब आपको फिगर्स का पता चलता है मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन जो भी ये गाड़ी लेना चाहता है मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा जो फोकस है इसकी जो फ्यूल एवरेज है उस पर होगा। तो इसका हम एक बड़ा क्विक सा टेस्ट भी करेंगे जिसमें मैं भी इसको रिंग रोड पे लेके जाता हूँ और तकरीबन 10-15 किलोमीटर चलाते हैं। गाड़ी अभी वैसे तो अंडर 1000 किलोमीटर चली हुई है, इट्स अ ब्रांड न्यू कार। तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमें रिंग रोड पे इसने क्या एवरेज दी है। और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो होंडा ने क्लेम की है कि गाड़ी आपको 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर विद इन सिटी देती है, वो अचीवेबल है भी कि नहीं है। चलें जी, तो अब मैं इसकी एवरेज को रीसेट कर रहा हूँ और अब देखते हैं कि ये क्या एवरेज हमें देती है। तकरीबन 15 किलोमीटर की ड्राइव पे 100-105 के दरमियान स्पीड होगी। यही इधर की जो लीगल स्पीड लिमिट है वो है। तो हम बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन उसी को फॉलो करेंगे। लेट्स गो। जो ट्रांसमिशन है अगर उसकी भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसमें आपको सीवीटी ट्रांसमिशन ही दी जा रही है। लिखा तो इनके जो ब्रोशर है उसमें ये हुआ है कि 5 स्पीड फॉरवर्ड है और ऑब्वियसली रिवर्स एक गियर है। जहाँ तक रिस्पांस की बात है मेरे ख्याल से तो इट्स एडिक्वेट, लेकिन इंजन इटसेल्फ इतना ज़्यादा मुझे तो वीक लगा है कि ट्रांसमिशन को सही तरह टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। एक और जो इसमें बड़ी एक मैसिव चीज़ है जो मिसिंग है, एज अ ड्राइवर मैं तो खैर बड़ा अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरी स्पीड ज़्यादा ना हो या कम ना हो। तो वो है कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो मैं इसकी स्पीड को लिमिट नहीं कर सकता, सेट नहीं कर सकता अपने। और अभी जैसे ही मैं 100 की स्पीड पे आया हूँ तो जो कैबिन की इंसुलेशन है वो मज़ीद अब बुरी हो चुकी हुई है। बाहर से बहुत ज़्यादा रोड नॉइज़ आ रही है, टायरों का भी जो एक शोर है वो बहुत ज़्यादा आपको कैबिन के अंदर महसूस होता है। तो लॉन्ग ड्राइव पे अगर आपने जाना है तो ये चीज़ आपने डेफिनेटली अपने माइंड में रखनी है। और ये जो फ्यूल एवरेज है वैसे मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ये विद एसी है। आउटसाइड टेम्परेचर आपको गाड़ी का मीटर भी दिखा रहा है, तकरीबन 24-25 डिग्री है। बड़ा आइडियल टेम्परेचर है वैसे आज तो। और जो मौसम है वो भी ओवरकास्ट है, तो इतना कोई मसला होगा नहीं हीट के परस्पेक्टिव से। अब हमने इसका ये जो एवरेज का टेस्ट है वो भी कर लिया है और 10 किलोमीटर चलाने के बाद इसने तकरीबन 16.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखाई है। ये उस क्लेम को तो पूरा उतरता है कि अगर आप शहर में चलाएं तो मुझे लगता है कि ये कोई 14 किलोमीटर पर लीटर तो ईजिली दे देगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका चलाने का तरीका क्या है। अगर आप इसे ज़रा लाइट फुट के साथ चलाएंगे, थ्रोटल को फेदर करेंगे, तो आई थिंक इट कैन ईजिली गिव अराउंड 14-14.5। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा पुश करेंगे तो एवरेज डेफिनेटली नीचे गिरेगी। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से एवरेज वाइज इसमें कोई मसला नहीं है। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ विद द एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मेरी बारी है इस गाड़ी के बारे में अपने इम्प्रेशंस देने की। और आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे हँसी इस बात पे आई है बिकॉज़ मैंने गाड़ी को रिवर्स में डाला है और मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्लू रंग की स्क्रीन नज़र आ रही है। क्वेश्चन इज़ कि गाड़ियों की जो फ़िगर्स है ना वो करोड़ों में है, मतलब आधे करोड़ से शुरू होके करोड़ तक जाती है गाड़ी, लोकल गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये गाड़ी आधे करोड़ के करीब है, तो इसमें 10-12 हज़ार रुपए का कैमरा अगर स्टैंडर्ड हो जाएगा तो मुझे नहीं पता वैसे क्या क़यामत आ जाएगी। टू स्टार्ट विथ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है इस गाड़ी के अंदर, पहली वो हाइट एडजस्टमेंट साहिल ने ज़िक्र कर दिया था। उसके अलावा स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक्स हैं इस गाड़ी में। गाड़ी का मुझे लग रहा है कि एसी अच्छा है, लेकिन
इसकी भी जो पीक समर्स के अंदर परफॉर्मेंस है वो आई डोंट नो अब कैसी होगी, बट हाल की घड़ी गाड़ी का जो एसी है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो चीज़ें ऐड हुई हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन, वो गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड एयरबैग्स ऐड हो गए हैं। एबीएस आपको पहले भी मिलती थी, एबीएस ऑफ कोर्स कैरी ओवर है। और गाड़ी के अंदर ऑल्दो ये सबसे बेस मॉडल है सीवीटी 1.2, इसके अंदर भी आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो कि शाहिल का ख्याल है कि मेंशन करनी चाहिए कि मिसिंग है, मेरा ख्याल है वैसे उसकी बात करने की बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बनती, और वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये जितनी इस गाड़ी के अंदर पावर है और जिस तरह ये जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है, मेरा ख्याल है इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल अगर हो या ना हो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसी तरह मैं ड्राइव की बात करूं, आप अगर मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड जोन सा है वो बटन दबा के एक्टिवेट कर लूं, तो इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा बटन नहीं है। ना इको का बटन मिलता है आपको, ना आपको स्पोर्ट्स का बटन मिलता है। मोड्स हैं ही कोई नहीं, बस सिंगल मोड के अंदर एक स्टैंडर्ड गाड़ी है ये। और मजीद जो चीज़ें अच्छी ऐड हुई हैं वो इस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग कंट्रोल के बटन्स हैं वो ऑप्शनल नहीं है, वो स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको। ऑफ कोर्स क्रूज आपको 1.2 वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। स्टीयरिंग जो है वो पहले खाली टिल्ट हुआ करता था, इस दफ़ा वो टेलीस्कोपिक भी हो गया। अच्छा, और अगर इस गाड़ी की मैं थोड़ी बहुत इंटीरियर क्वालिटी की बात अगर करूं, तो मुझे वैसे गाड़ी की जो क्वालिटी है वो जो इसका प्रीवियस मॉडल होता था उसके मुकाबले में वैसे बेहतर लग रही है। गाड़ी के जो डैशबोर्ड की प्लास्टिक्स हैं उनकी क्वालिटी ज़रा फाइन लग रही है। पुराने के अंदर वो जो बेज इंटीरियर वाला डैशबोर्ड था उसका तो पेंट ही उड़ जाता था ब्लैक कलर का। इसके अंदर मुझे फील हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेयरिंग ऑफ कोर्स आप लेदर स्टिच्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक जो थोड़ा सा लेट डाउन पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली लेट डाउन पॉइंट नहीं है ये, अगर आपने नाखून फाइल करने होंगे तो आप यहाँ आर्मरेस्ट के ऊपर कर सकते हैं। ये जो इसका रफ टेक्सचर है, ये मुझे जो देख के समझ आ रही है, प्रपोज ये करे कि एक्चुअली यहाँ पे लेदर या फैब्रिक की जो पेस्टिंग होनी होती है उसके लिए इसको ऐसा रखा गया था, बट यहाँ पे नो वन बॉदर्ड के इसके ऊपर किसी किस्म का कुछ लगाया जाए। ओवरऑल गाड़ी के अंदर ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड हर जगह प्लास्टिक्स हैं। आपको पूरी गाड़ी में कहीं पे भी डैशबोर्ड के किसी भी हिस्से के ऊपर, ना यहाँ टॉप के ऊपर, ना इस जगह पे, ना यहाँ पे, ना नीचे, ना साइड पे, कहीं भी आपको एक भी सॉफ्ट पैडेड पॉइंट नहीं मिलता। और अगर मैं यारिस से इसकी केबन स्पेस की क्वालिटी को कंपेयर करूं तो वेल, उसके मुकाबले में गाड़ी की ओवरऑल फील फिर भी थोड़ी सी मुझे सुपीरियर लग रही है। एक और जो इस गाड़ी के अंदर चीज़ है जो कि स्टैंडर्ड है, ऑप्शनल नहीं है, इसके अंदर वन टच ऑटो अप एंड डाउन है। सिर्फ ड्राइविंग सीट की बात हो रही है, ऑफ कोर्स शायद ये ज्यादती होगी बाकी जगहों से एक्सपेक्ट करना। सो ये एक पॉइंट है जो कि इलांट्रा से इसका ऊपर आता है। मुझे वैसे अब थोड़ा सा इसकी ब्रेकिंग को लेके भी तजस्सुस है कि इसकी ब्रेकिंग किस तरह की है। वैसे 1.5 जो हमने चलाई थी, टायर साइज तो सेम है दोनों का, सिर्फ एलॉयज और स्टील व्हील्स का फ़र्क है, बट स्टिल मैं दोबारा रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने इसको 100 की स्पीड से मैंने गाड़ी को इट्स एक्चुअली वेरी स्केरी। बिल्कुल मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस गाड़ी को हाई स्पीड्स के ऊपर चलाएं और इतनी रिस्की किस्म की ब्रेकिंग करें आप इसके साथ। शुक्र है ये रोड्स खाली थी, हम यहाँ पे इस तरह की चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, वेरी स्केरी। तो अली, अब आपने गाड़ी को इतना ड्राइव तो कर लिया, आज पीओवी करके नहीं लोगों को दिखाना? यार मैंने जिस मुशक्कत के साथ इस गाड़ी को अभी तक इतना ड्राइव किया है, उसके बाद मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है पीओवी करने का। पीओवी इसका वैसे अगर आपने देखना है तो एग्जैक्टली सिमिलर होगा इसी की जो 1.5 एस्पायर का हमने रिव्यू किया था। आप उसका वो रिव्यू भी देखें और इस गाड़ी का पीओवी आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम आप लोगों के साथ अपना फाइनल वर्डिक्ट भी शेयर करते हैं। अब ये जो एंट्री लेवल सिटी है, बेशक वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, चीज़ें तो तकरीबन सेम ही हैं। तो इसकी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है अली, आप बताएं, क्या आप इसे परचेज़ करेंगे? इस लीग की जो गाड़ियाँ उसमें या तो यारिस आती है, उसका बेस वेरिएंट 1.3 है, वो भी हम रिव्यू कर चुके हैं। अदरवाइज़ फिर ये सिटी की ऑप्शन है। तो रफली 50 लाख की प्राइस ब्रैकेट में क्या आप ये गाड़ी लेंगे आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं।
मतलब लेट्स अज्यूम कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी नहीं? आई डोंट वांट टू अज्यूम कि मैंने सिटी या यारिस में से कोई लेनी है इस अच्छा। प्राइस पॉइंट के ऊपर जाके इतने पैसों में। ठीक है चलो, हम हर दफा कहते हैं कि यार करेंसी डिवैल्यू हो रही है, स्टिल यार मैं आज यूज की डिबेट में पढ़ना चाहूंगा। चलो ये नहीं कहता कौन सी यूज लूंगा, लेकिन इतनी लातादाद और बेहतर ऑप्शन है यूज गाड़ी के अंदर, मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा, ना सिटी को करूंगा ना यारिस को करूंगा। तो यूज गाड़ी में फिर ऑब्वियसली वो ऑप्शंस तो बहुत हैं। सेविक आप 10 जनरेशन भी आई थिंक ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ इससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको जो शुरू में इलांट्रा आई थी वो भी मिल जाती है, जो कि एक बिल्कुल अलग लीग है। तो बेहतर तो यही है कि आप यूज़ गाड़ी को प्रेफर करें। लेकिन अगर तो आपने अपने जहन में ये एक बैरियर बनाया हुआ है कि आपने लेनी ही न्यू कार है, तब आई थिंक यारिस और इसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, पर्सनली मैं इसको प्रेफर करूँगा। यारिस की जो ओवरऑल जो उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन है मुझे तो समझ नहीं आती है। एक तो उसकी कुछ शेप भी बड़ी अजीब है, और फिर मुझे वो याद है कि जो उसका आर्मरेस्ट है वो भी जो पिछला पैसेंजर है उसके नी रूम को तो वही खा जाता है। तो इस तरह के उसमें ना बड़े मसले थे, जिस वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि आप सिटी लें, एंट्री लेवल मॉडल। अदरवाइज गो फॉर यूज कार। स्विफ्ट को क्यों भूल गए हो? टिकी नहीं है। डिग्गी नहीं है, अच्छा। गुड पॉइंट। हाँ वैसे अगर मजबूर करोगे मुझे कि मैंने ब्रांड न्यू यारिस या सिटी में से किसी एक को वोट देना है, तो मेरा वोट भी वैसे सिटी के साथ ही जाएगा। बस तो व्यूअर्स ये तो था हमारा ओपिनियन। अपनी राय भी हमसे शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।